कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 स्वर्णिम भारत में आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य जो कि 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी, अर्थात गुप्त वंश या साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उन्होंने 275 ईस्वी में इस वंश की शासन सत्ता स्थापित की। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का या गुप्त साम्राज्य का प्रतापी शासक हुआ था, उस स्वयं ने भी प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त इस साम्राज्य का अगला शासक हुआ। उसकी उपाधि महाराज थी। घटोत्कच के बाद जो इस साम्राज्य का अगला शासक बना वह है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच के शासन के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का शासक हुआ। उसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। उसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से उसका विवाह हुआ। चंद्रगुप्त ने एक संवत भी चलाया 319 ईस्वी में, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये चित्र चंद्रगुप्त प्रथम का जो आप देख रहे हैं, हम इसको भविष्य में स्थायी रूप से पहचान सकें कि ये चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र है, जो गुप्त साम्राज्य के शासक रहे हैं। इसलिए इस कौशल का भी हम विकास करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रतापी शासक समुद्रगुप्त रहे हैं। वे इस वंश के यशस्वी, प्रतापी और एक वीर शासक के रूप में हुए हैं, जिनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है।
गंगा यमुना दो आपका राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्या क्षेत्र के आर्टिक राज्य, पूर्वी दखन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। अर्थात समुद्रगुप्त का जो आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था, अर्थात सभी दिशाओं में जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना और समस्त छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपने राज्य में एकीकरण करना, ऐसा समुद्रगुप्त का आदर्श रहा है। वह साम्राज्यवाद में भी पूर्ण विश्वास रखते थे, अर्थात साम्राज्य को बढ़ाने की नीति में उनका पूरा विश्वास था। उनके दरबार में जो कवि हरिसेन थे, उन्होंने भी इन समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित किया है जिस पर अशोक का अभिलेख भी उत्कीर्णित है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। इलाहाबाद प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक ऐसी शक्तिशाली जल सेना भी थी जिससे वह जल मार्ग द्वारा विदेशों के साथ संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम है ऐसा उल्लेख लिखा हुआ मिलता है। ये ललित कलाओं में भी निपुण थे। उन्हें कविता और काव्य रचना का बड़ा ही शौक़ था। वे स्वयं कविताओं की रचना करते थे, इसलिए उन्हें कविराज भी कहा गया है। वे संगीत में भी निपुण थे। इसका संकेत हमें उनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं उस पर आकृति वीणा बजाती हुई उनकी उत्कीर्णित है। उससे पता होता है कि समुद्रगुप्त संगीत में भी बड़े निपुण थे और रुचि रखते थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे, परंतु दूसरे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। वे समधर्मी थे। ये जो चित्र है ये प्रतापी शासक समुद्रगुप्त का है। ये गुप्त वंश के ऐसे प्रतापी, यशस्वी और वीर सम्राट रहे हैं। इसको भी हम पहचान सकें स्थायी रूप से, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए कि हम ऐसा कौशल विकसित हो कि समुद्रगुप्त के चित्र को हम ठीक से पहचान सकें। समुद्रगुप्त के बाद इस साम्राज्य के, इस वंश के अगले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं, जिनका शासनकाल 300 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी अभिलेखों में मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और युद्ध में विजय प्राप्त करके विजयों के द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अभिलेखों में देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने विवाह संबंधों के द्वारा और युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु होने के पश्चात प्रभावती गद्दी पर अपने छोटे पुत्र को बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। तो ये भी लगभग क्षेत्र अपनी पुत्री का जो शासन क्षेत्र था वह भी इस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन क्षेत्र से ही लगभग मिलता संबंध रखता है। ये जो भारत का मानचित्र हम देख रहे हैं, इसके द्वारा भी हम इस गुप्त साम्राज्य के शासकों का जो शासन किस किस क्षेत्र तक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये ठीक से हम दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊपर गहरे नीले रंग में जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सारा क्षेत्र जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन रहा है। मध्य में हल्के बैंगनी कलर का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तृत क्षेत्र ध्यान में आ रहा है, इस सारे क्षेत्र पर समुद्रगुप्त का शासन रहा है। इतना विस्तृत क्षेत्र उसके शासन क्षेत्र में आता है। नीचे गुजरात की तरफ जो हल्के ग्रे कलर में भाग दिखाई दे रहा है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन क्षेत्र है। तो हम भारत के मानचित्र में भी गुप्त साम्राज्य के अलग अलग शासकों द्वारा किए गए शासन के क्षेत्र को ठीक से दर्शा सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इस साम्राज्य के अगले शासक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य हुए हैं, जो 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विरोध का सामना करना पड़ा था। अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना, जिसका पूरा नाम कुमारगुप्त महेंद्रादित्य है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को ही नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से हैं, उसका संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र, जो कच्छ गुजरात यहाँ है पश्चिम में, यहाँ से लेकर के पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में कुमारगुप्त को पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कुमारगुप्त के बाद इस गुप्त या इस वंश या साम्राज्य का अगला शासक स्कंदगुप्त रहे हैं, जो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा है। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। वैसे शासन के पद्धति के अनुसार और जो भी शासक का ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को ही अगला उत्तराधिकारी या शासक बनाया जाता है, लेकिन यहाँ स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य के उत्तराधिकारी बने। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया है। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था, अर्थात उनका सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को
पराजित कर दिया और गुप्त साम्राज्य को बनाए रखा। आज के इस अध्ययन या प्रकरण का गृह कार्य निम्न प्रकार है। प्रश्न 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हमें समझकर उत्तर लिखना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी पदवी धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी पदवी धारण की है उसको हम लिखेंगे उत्तर में। प्रश्न 3, समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था? तो समुद्रगुप्त का जो हमने बिंदु पढ़ा है तब उसमें से समझकर लिखना है कि समुद्रगुप्त का आदर्श क्या था। प्रश्न 4, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इस प्रश्न का उत्तर भी हम समझकर ठीक से देंगे। इन चारों प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकरण को समझकर इनके उत्तर सुंदर सुंदर ढंग से अपनी अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में लिखकर याद करेंगे। सभी भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।